हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जितने अभी तक आपने चैप्टर पढ़े हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म से पढ़ा चुका हूं कि जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं, जब हम फिक्स एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो उनकी वैल्यू में परमानेंट जो फॉल होता है, गिरावट आती है, दैट्स नोन एज डेप्रिसिएशन। लेकिन अब फ्रेंड्स अगर बात करते हैं फिक्स एसेट, तो क्या सभी फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन है? तो आप नोटिस करिए सर, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ क्या लिखा सर? हमने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन रेफर्स टू परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ब्रैकेट में क्या लिखा? डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगर मैं यहाँ डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं लिखता और आगे कंटिन्यू कर देता तो आप यकीन मानिए सर, ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। क्यों? ये ऐसा हो सकता है कि बाई चांस कोई फिक्स एसेट ऐसी हो जिसकी वैल्यू में गिरावट ना आए। जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज लैंड। जो हमारी लैंड है, जनरली उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ती है, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सारी गेम डिमांड और सप्लाई की है। अब सर जो लैंड है वो तो जनरली फिक्स है ना सर, अर्थ पे जो लैंड है रहने वाली वो फिक्स है। अब डिमांड बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। तो जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई सेम है किसी चीज की, सप्लाई सेम है और पहले डिमांड ये थी और प्राइस ये आ गया, अब डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेगा ना। तो आप जनरली देख रहे हैं लैंड की वैल्यू गिर नहीं रही। तो कहने को लगता है सर एक बार में कि सर फिक्स के साथ में डेप्रिसिएबल एसेट्स लिख दिया। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि फिक्स एसेट के साथ डेप्रिसिएबल एसेट्स लिखना जरूरी है, नहीं तो डेफिनेशन ही गलत है। तो आगे बात। तो अब ये परमानेंट फॉल लिखना बहुत जरूरी है सर। पता चलता है हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ये भी गलत है सर। इट्स अ परमानेंट फॉल कि भाई एक बार गिर गई वैल्यू तो गिर गई, दोबारा एनहेंस नहीं होने वाली। सब प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सर है, डिजिटल बोर्ड है, लैपटॉप है, डिजिटल कैमरा है, जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू में गिरावट आ रही है ना। अब ये जो एयर कंडीशनर लगा रखा है, जितने का मैंने खरीदा था, अब 3 साल बाद में उतने का आपको बेचना चाहूं तो क्या बिक जाएगा? तो परमानेंट फॉल होगी ना वैल्यू, डेप्रिसिएशन। तो ये सारी बात मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ाई थी, अब दोबारा इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। अब ये डेप्रिसिएशन जो आप देख रहे हैं सर, अब इसके रीजन हमारी बात कीजिए सर, कि बेसिकली इसके जो रीजन है वो क्या है। तो हमने कहा सर नॉर्मल वियर एंड टियर। भाई हमने कोई कुश्ती थोड़ी ना लड़ी है एसेट्स के साथ, भाई नॉर्मली इस्तेमाल करा है ना, लेकिन नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे तो भी तो घिस रही है वो चीज, नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरा हमने बात करी सर लैप्स ऑफ टाइम, और तीसरी बात करी थी हमने ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर नॉर्मली वियर एंड टियर तो होगा ना। जब मैंने लैपटॉप परचेज करा था तो जितना ये चमक रहा था या जितना जो बेहतर काम कर रहा था, काम तो ये आज भी कर रहे हैं, तो जो आज ये उतना शाइन नहीं कर रहा, तो आज कैसे उतने का बिक जाएगा? नॉर्मल वियर एंड टियर। अगला मैंने बताया था आपको लैप्स ऑफ टाइम। भैया का टाइम बीत गया, मान लीजिए कोई चीज, कोई फिक्स एसेट न्यू ब्रांडेड आपने खरीद ली, आपने उसको अनपैक ही नहीं करा, पैक करके साइड में रख दिया सर। अब 3 साल बाद हम उसे बेचना चाह रहे हैं तो क्या उतने का बिक जाएगा? अब तो नॉर्मल वियर एंड टियर भी नहीं है, तो मॉडल पुराना हो गया, लैप्स ऑफ टाइम उसके से कम का बिकेगा। पता चला जी हम कोई एक गाड़ी शोरूम से खरीद के बाहर लेकर गए सर, अगले दिन पता चला कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ आ गया, तो आप जो लेकर आए पुरानी टेक्नोलॉजी है और है क्या, कह रहे कुछ आवर्स पहले, कुछ घंटे पहले लेकर आए हो सर शोरूम से, वैल्यू कम हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऑब्सोलेसेंस।
तो जो मेन रीजन जो है डेप्रिसिएशन के, जो सबसे मेन रीजन है, वो ये तीन है: नॉर्मल वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। ठीक हो गया जी? चलिए अब बात करिए सर डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो देखिए प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया है सर यहाँ पे कि भैया डेप्रिशिएबल एसेट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो डेप्रिशिएबल एसेट्स यहाँ पे क्या है? तो आर दोज व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वंस अकाउंटिंग पीरियड। कि भैया ये क्लियर कर रहे हैं कि भैया डेप्रिशिएबल एसेट्स वो है जिनकी उम्मीद ये है कि हम उन्हें एक साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी हम ये नहीं कहते ना स्टॉक तो सर जनवरी हमने खरीद लिया, 2-4 महीने बिक जाएगा। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन सा है? जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा उम्मीद है रहेगा। हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, उसकी जो यूजफुल लाइफ है सर वो लिमिटेड है, ये नहीं है इनफाइनाइट। अब लैंड है सर, उसकी कोई यूजफुल लाइफ थोड़ी ना। अब ये मत कहना शुरू कर दे सर प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए सभी कुछ खत्म है, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो अकाउंट ही कहां रह जाएगा। आगे बात सुनिए, तो जिसकी हमारी लिमिटेड यूजफुल लाइफ है। फिर हेल्ड बाय एक एंटरप्राइज प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए यूज कर रखा है कि भैया इससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने में हमें मदद मिल रही है। तो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, सबको हम प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, लैंड इसलिए डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है कि भैया उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है, इसलिए बाहर हो गई, नहीं तो बाकी सारी बातें तो लग रही हैं। चलिए उसके बाद हमारा आ रहा है सर कैरेक्टरिस्टिक्स या हमारे उसके फीचर्स क्या है। अब सर आ रहा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है सर डेप्रिसिएशन के। तो जो हमने ऊपर पढ़ा है वही से कुछ निकल कर आएगा सर, नया बहुत कुछ नहीं आने वाला। सर नॉर्मल वेरिएंट ईयर के लिए है सर, बोल दिया लैंड को छोड़ दीजिए। सर कंटिन्यूस प्रोसेस, अब आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कंटिन्यूसली लग रहा है, लेकिन विदाउट इंटरप्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस बंद नहीं हो रहा सर आपका। आप प्लांट मशीन चला रहे हो, डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस बंद थोड़ी ना हो रहा है सर आपका, प्रोडक्शन प्रोसेस तो कंटिन्यू है। सर एसी 3 साल पहले खरीदा था, डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन ये तो ना कूलिंग नहीं कर रहा, प्रोडक्शन प्रोसेस तो ना डिस्टर्ब हो रहा है, तो कर रहा है हमारा काम। सर बुक वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट वैल्यू भी उतनी ही रिड्यूस हो, बट नॉट नेसेसरी। बुक में हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल, हमने कहा सर हमने एसी खरीदा 50,000 का, हमने कहा 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, चलिए 5,000 लगा दिए, हमने बुक में दिखा दिया 45,000 एक साल के बाद। अब जरूरी थोड़ा ना एक साल के बाद मार्केट में 45 का बिक ही जाएगा, हो सकता है ज्यादा का बिके, हो सकता है कम का बिके। तो जो डेप्रिसिएशन के बाद जो आप लिख रहे होते हो इसे बोलते क्या है? बुक वैल्यू। कि बुक में हमने जो दिखा रखा है 45, बुक वैल्यू, बुक में हमने इतने की वैल्यू दिखा रखी है, बुक वैल्यू। तो सर बुक वैल्यू जरूरी नहीं है कि जो मार्केट में वैल्यू हो उतनी ही होगी, बात आ रही है समझ? दैट कुड बी वेल, वो चेंज हो सकती है सर। It is the fall in the value fixed asset of permanent nature, बात हो चुकी है सर, परमानेंट, भाई इतना घट गया, दोबारा बढ़ने वाला नहीं है ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, भैया डेप्रिशिएट हो गया, परमानेंट फॉल। हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर एक बात समझिए, मैंने कहा ऐसी 50,000 का था, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 45,000 की वैल्यू हो गई, ठीक है जी, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन। सर अब यकीन मानिए डेप्रिसिएशन जो है जब हम बिजनेस के अंदर एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे, जब हम एक्सपेंस दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आप बताइए सर प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गया, क्या एक्चुअल हमने किसी को कैश दिया है क्या इतना? नहीं, तो कैश तो है ना हमारे पास, यानी कैश है लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, बात को समझिए। नहीं तो मोटा मोटा हम यही समझते हैं कि जो प्रॉफिट है उतना कैश है हमारे पास, मोटा मोटा, ठीक कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक किस्म से हमारे पास एक रिप्लेसमेंट फंड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? रिप्लेसमेंट फंड, कि भाई 10 साल के बाद मान लीजिए हर साल 5,000 लगाते हैं, 10 साल बाद 50,000 हमारा इकट्ठा हो जाएगा, जो है प्रॉफिट कम कर देंगे, कैश नहीं गया, तो सर 10 साल के बाद हमें उस एसेट्स को रिप्लेस करने में आसानी हो जाएगी ना, तो इट विल क्रिएट द रिप्लेसमेंट फंड, रिप्लेसमेंट फंड क्रिएट हो रहा है। डेप्रिसिएशन जो वर्ड यूज करते हैं सर टेंजिबल एसेट्स में करते हैं, जैसे हम पैरामीटर की बात करते हैं मैथ्स के अंदर, तो हम कहते हैं सब जगह पैरामीटर, लेकिन सर्कल में क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, तो वही है ना, अगर हम बोले पैरामीटर और सर्कल तो क्या समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिवाज क्या है? सर्कमफ्रेंस बोल। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन जो बोलते हैं वर्ड, वो टेंजिबल एसेट्स के घटने पे बोलते हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो उसमें बोलते हैं अमोर्टाइजेशन।
अमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब सर समझिए मेरी बात को, डेप्रिसिएशन आपकी ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेगी सर। अगर हम डेप्रिसिएशन लगाना भूल जाते हैं तो सोचिए सर बिजनेसमैन से कितनी बड़ी गलती हो सकती है। आप समझिए मेरी बात को, एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं सर मैं। एक एंटरप्राइज शू प्रोड्यूस करता है सर, ठीक है जी। चलिए, अब वो जो शूज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसने कहा उसके शू प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लग रही है, रॉ मटेरियल, बिजली वगैरह ये सब जो लग रही है, ठीक है जी, उसने सबको काउंट कर लिया और उसने कहा जी जो कॉस्ट लग रही है, उसने कहा 800 लग रही है। उसने कहा ठीक है जी मैं इसको जो सोल्ड कर दूंगा सर वो 900 में सोल्ड कर दूंगा, 100 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इस कॉस्ट में सारे खर्चे जोड़ लिए, लेकिन गलती से वो डेप्रिसिएशन को जोड़ना भूल गया इसमें। अपनी बात को समझ गया। अब सर जो जिस मशीन से, जिस प्लांट पे शू का प्रोडक्शन होता है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मैं बता देता हूं सर, उसकी कॉस्ट करोड़ों में होती है। सारा सुनने, चलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया सर उस मशीन की जो कॉस्ट है 1 करोड़ मान ली सर। मैं कितनी मान ली? 1 करोड़। सर हर चीज की लाइफ होती है, उस मशीन की भी लाइफ होगी। अब हमने कहा भाई इस मशीन पे जो प्रोडक्शन हो सकता है, हमने कहा भाई 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हो सकता है, मान लीजिए एक फेक एग्जांपल, और उसके बाद मशीन काम की नहीं देगी, ठीक हो जी। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमने कहा भैया 1 करोड़, और इसमें 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके खत्म हो जाएगी, तो पर यूनिट कितना आ गया? 100 रुपए आ गया। यानी 100 रुपए जोड़ते हैं 900 रुपए, 900 का ही आपने बेच दिया, मिलेगा क्या? तंबूरा। ऐसा हुआ लोगों के संग कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पता चला जैसे तैसे करके अलग अलग करोड़ की मशीनरी खरीद लाए और सारा जोड़ लिया, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ जोड़ लिया, इतना आया, और कंपटीशन के चक्कर में इतने का बेच दिया। अब पता चला जी कॉम्पिटिटर यहाँ जो बेच रहा था 1000 का बेच रहा था, इसलिए मैं 900 का बेचता हूँ, सारे दुकान कस्टमर मेरे पास, और कस्टमर आ भी गए उसके पास, और 900 बेच के बड़ा खुश हो रहा है वो। और जब पता चला 1 लाख यूनिट निकाल दी, मशीनरी ब्रेकडाउन, खत्म, लाइफ खत्म उसकी। अब क्या करें? 1 करोड़ रुपए यहां से निकाले ही नहीं उसने, तो रिप्लेस कैसे करें उसको? तो इसका मतलब ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालने के लिए भी आपको डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई जो हमारी कॉस्ट है उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हम कस्टमर से चार्ज करें। अब सर कहनी आती है रीजन या कॉजेज हमारे क्या है डेप्रिसिएशन के सर। तो मैंने आपको बताया नॉर्मल वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस मींस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि पहले वाले की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी आई और पहले वाली टेक्नोलॉजी के रेट कम हो गए। अब नॉर्मल रीजन से आप कह सकते हो एक्सीडेंट वगैरह, लेकिन मेन जो रीजन माने जाते हैं वो ऊपर वाले 3 रीजन ही माने जाते हैं। नीड, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस क्या है डेप्रिसिएशन की सर? काफी कुछ रिपीट मिलेगा सर। टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट और लॉस, अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा तो आप उसे एक्सपेंस में नहीं दिखाओगे, अगर आपने एक्सपेंस में नहीं दिखाया तो अननेसेसरी आपका प्रॉफिट हाइक हो जाएगा, और आप ध्यान करिएगा प्रॉफिट हाइक हो गया तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर जो है वो ज्यादा ड्राइंग्स कर डालेगा, अगर कंपनी होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी डिविडेंड ज्यादा, तो दैट इज हाउसफुल। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन, सर आप बात को समझिए, अगर मैंने कहा कोई प्लांट एंड मशीनरी है, पर 1 लाख रुपीज की आपने परचेज करी, पर मान लीजिए 10,000 का आपने डेप्रिसिएशन दिखा दिया और आप उसे दिखा रहे हो बुक वैल्यू 90,000, ठीक हो गया? तो सर मार्केट वैल्यू के कुछ तो नियर डियर आई। अगर माय फ्रेंड्स अगर हम 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाए ही ना और हर साल उसको दिखाते रहे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 8 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी सर जीरो। कबाड़ी वाला उठा के लेके जा रहा है और कुछ पैसे और मांग रहा है, समझ रहे मेरी बात को? तो एंटरप्रेन्योर तो सर यहाँ दिल पकड़ के बैठ जाएगा अपना।
लेकिन सर अगर उसे 1 लाख पे मान लीजिए वो हर साल डेप्रिसिएशन लगाता जा रहा है और उसके बाद पता चला जी 10-15 हजार उसकी बुक वैल्यू बची हुई है और आज तक लगता है जी वैल्यू कुछ नहीं बची, मार्केट वैल्यू क्रैप में उठानी पड़ रही है, तो फिर भी चलो कुछ तो रीजनेबल कहानी हो गई। तो यानी बैलेंस शीट में जो आपकी है एक फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ट्रू बनती है सर। अभी सर बताया रिप्लेसमेंट फंड पूरा डिटेल में कि किस तरह से डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो जब बिजनेस में अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट हम कर रहे हैं लेकिन हमारा कैश नहीं जा रहा, तो रिप्लेसमेंट फंड की तरह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्स, जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो कम हो रहा है। क्यों? क्यों टैक्स लगाने आप जब डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो प्रॉफिट कम हो रहा है, जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपको टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी सरकार के प्रति, तो बर्डन ऑफ टैक्स भी आपका रिड्यूस करता है। टू एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब डिटेल में सारी कैलकुलेशन बताई मैंने आपको, सेम वही रिपीट है। इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग एंड रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड। अगर हम बात करें सर, अगर जैसे कंपनी है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट चल रहे हैं तो सर वहां तो बहुत सारे प्लांट एंड मशीन की बहुत बड़ी गेम है सर, और वहां तो ह्यूज डेप्रिसिएशन लग रहा है सर। जब ह्यूज डेप्रिसिएशन लग रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, वो कुछ कम दिया जाएगा। तो यानी डिविडेंड आपका कम दिया जा रहा है और इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बिजनेस के अंदर वो दोबारा से प्लंग बैक हो रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं से इससे हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग हो रही है और ये तो डिविडेंड आप कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें भी हमारे यहाँ पे ये फायदा होंगी। अब नेक्स्ट आ रहा है सर हमारा यहाँ पे फैक्टर या बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करवाएंगे कि हाँ हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो। सबसे पहले भाई कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स। सर अगर 10 करोड़ की कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएशन वैसे खरीद रहे हैं तो 10 करोड़ के हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा। सर एक कैलकुलेटर 400-500 का कैलकुलेटर खरीद रहे हैं सर, वो भी तो कई साल चलेगा, तो 400-500 के हिसाब से उसको 400-500 के हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा। यानी जितनी जनरली कॉस्ट ऑफ एसेट ज्यादा होगी उतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जनरली ज्यादा देखने को मिलेगा, और जितनी कॉस्ट ऑफ एसेट्स कम होगी उतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक कह रहा हूं? यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई। एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ एसेट्स, एसेट्स की इफेक्टिव लाइफ कितनी है, जितना लाइफ स्पैन ज्यादा होगा उतना डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, और जितना लाइफ स्पैन कम हो जाएगा उतना डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एक मशीनरी जिसे शू बना रहे हैं, मैंने कहा 1 करोड़ की मशीनरी है सर। अगर वो 1 करोड़ की मशीनरी हमें लगता है कि 10 साल चलेगी, अगर हमें ये लगता है कि भाई 1 करोड़ की मशीनरी है और हमें लगता है 10 साल तक चलेगी भाई ये हमारी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए हो गया। तो यानी यहां हमारा डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो 10 लाख पर एनम हो जाएगा। लेकिन सर सोचिए अगर यही चीज 20 साल हो जाए तो सर उस केस में ये 5 लाख रह जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो एयर कंडीशनर है सर, पहले मैंने बताया कि 10-10, 15-15, 20-20 साल तक एसी चल जाते थे, तो सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट काफी कम था। लेकिन अब आजकल के जो एसी चल रहे हैं पता चला जी 5 साल 6 साल मुश्किल से चल रहे हैं, तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा हो गया। इज दैट क्लियर? तो यानी कि इफेक्टिव लाइफ जो है इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। लाइफ ज्यादा डेप्रिसिएशन कम, लाइफ कम डेप्रिसिएशन ज्यादा। फिर एक और बहुत बड़ी रोल प्ले करती है एक बात, वो क्या रोल प्ले करती है? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, जब आपको लगता है कि आप उस मशीनरी को, उस एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करने लायक नहीं बची है, तो क्या स्क्रैप में कुछ बिक जाएगी क्या? तो अगर स्क्रैप में बिक जाएगी तो उतना अमाउंट तो डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा भाई ये 1 करोड़ की मशीनरी है, हमें कल को लगता है भाई जब ये हमारे इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगी बिजनेस में, तो भैया 20 लाख की तो बिक जाएगी, इतना लोहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर 1 करोड़ की मशीनरी है और स्क्रैप में 20 लाख की बिक जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसके में सर गेम चेंज हो जाएगी। तो जो आप 1 करोड़ को 10 से डिवाइड करा रहे थे, अब आपको 20 लाख तो आपको उसमें मिल जाएंगे स्क्रैप में।
तो अब आप कहोगे भैया 80 लाख की तो डेप्रिशिएट होगी, तो 80 लाख डिवाइड बाय 10, आ रही बात सुनने? तो जो 10 लाख था अब वो 8 लाख रह जाएगा। आई बात सुनिए? तो यानी होगी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। तो यानी जो स्क्रैप वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन से क्या रोल प्ले करी है? इनवर्स रिलेशन, कि जितनी ज्यादा स्क्रैप वैल्यू है उतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम, और जितनी स्क्रैप वैल्यू नहीं है उतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक लास्ट है जैसे लीगल प्रोविजंस। अब लीगल प्रोविजंस की बात करूं सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कानून है सर, जो इनकम टैक्स एक्ट बताता भैया किस पे कितना कितना डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हो। नहीं तो आप तो ये कहोगे सर 1 करोड़ की मशीनरी है सर, 2 साल में डेप्रिसिएशन खत्म कर देते हैं सर, पहले साल 50 लाख डेप्रिसिएशन, अगले साल 50 लाख खत्म कर, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कानून है, वो अपने हिसाब से बताएगा कि आप किस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। दूसरा हो गया कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट बता सकता है कि आप अपना डेप्रिसिएशन कितना लगा सकते हो। तो यानी कि आपका जो मन कर रहा है आप वैसे चलोगे, ऐसा नहीं है। तो डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें लीगल जो प्रोविजंस है उनको भी फॉलो, उनको भी ओबे करना पड़ेगा। अब ऐसे कौन अलग अलग मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सर, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको इनके अल्टरनेट नेम पता होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, एक ही बात है सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक ही बात है। उसके अलावा रिवैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट, एन्युटी, डेप्रिसिएशन फंड, सम ऑफ द ईयर। तो ये हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिससे हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। बट 11th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 11th क्लास में केवल 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इन शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग में क्या डिफरेंस है। समझ रहे सर? मान लीजिए कोई हमने एसेट खरीदी, मशीनरी खरीदी, पर मान लीजिए 1 लाख की खरीदी और हमने कहा डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, 10%, कितना होगा सर? 10,000, 90,000। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन 10%, यानी 1 लाख का अगेन 10,000, वैल्यू बची 80,000। फिर नेक्स्ट ईयर 10,000, वैल्यू बची 70,000। ये सर ये हमारा एक्सेलेंट स्ट्रेट लाइन मेथड पहले वाला। यानी यहां पर जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो हमेशा 10% जो लगा रहे हो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो, इसलिए बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट चलते रहो, 10-10 हजार लगाते रहो। लेकिन सर अगर यही चीज अगर हम WDV सेकंड मेथड की बात करते हैं तो हमने कहा 1 लाख 10%, 10,000, वैल्यू बची 90,000। लेकिन सर नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा दैट विल बी ऑन 90,000। तो मींस अगले साल जो डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग वैल्यू जो लिखी है उस पे लगेगा, नाउ 81,000। अब नेक्स्ट ईयर इस पे लगेगा 81,000 पे 8,100। तो ये आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये आपके कोर्स में अभी केवल 2 ही मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलिए, तो ये तो सर अभी शॉर्ट में बताया था। अब जरा डिटेल में बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड SLM हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। मैंने कहा सबका मतलब एक है, जरा इस बात को हम ध्यान रखिए। अभी मैंने बताया इसके अंदर इस मेथड में जो हमने डेप्रिसिएशन लगाना है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है सर। तो अंडर दिस मेथड फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसमें आपका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आपका हर साल ईयर टू ईयर सेम है। बाय यूजिंग दिस मेथड टोटल डेप्रिसिएशन मे बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट के इक्वल आ जाए। लगाइए सर दिमाग। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, अगर मैंने कहा सर 1 लाख है और मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाता हूं 10,000, अगली बार क्या बचा 90, फिर 10,000 बचा कितना 80, फिर 10,000 बचा कितना 70, ऐसे करते करते 10 साल के बाद 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपका जितनी कॉस्ट है टोटल डेप्रिसिएशन उसके इक्वल आ सकता है और लास्ट में उसकी जो बुक वैल्यू है वो 0 हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना कि अब ये करते करते 10 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी 0, बट माइंड इट ये बुक वैल्यू 0 होगी सर, कि हमारे अकाउंट्स की बुक में क्या होगी इसकी वैल्यू 0, लेकिन ये थोड़ी ना वो मशीन गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि स्टिल उसकी मार्केट वैल्यू हो सकती है, कबाड़े में बेच सकते हो आप। आ रही मेरी बात सुनिए? तो उसके ट्रीटमेंट क्या होंगे वो सिखाऊंगा,
बट ये ध्यान रख के चलना सर वो बुक वैल्यू 0 ही है, डजंट मीन उसकी मार्केट वैल्यू। तो यानी हम ये समझा रहे हैं कि भाई उसकी बुक वैल्यू 0 हो गई, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं सर। अब इसमें आते हैं डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाला जाए, ये समझ लीजिए। तो सर डिप्रिसिएशन जो यहाँ पे निकले गया है बिल्कुल लॉजिक है सर, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। हमने कहा एसेट्स की कॉस्ट क्या है सर, कॉस्ट ऑफ एन एसेट। स्क्रैप पे क्या लग रहा है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या है उसकी, माइनस एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो जो स्क्रैप वैल्यू है ध्यान रखना ये भी एस्टिमेटेड है सर। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा कि जो कॉस्ट है 1 लाख रुपए है, हमने कहा सर लाइफ है 10 साल है, 10 ईयर्स। अब सर ये जो 1 लाख की मशीन दी है 10 साल बाद कितने की बिकेगी, वी आर नॉट गॉड। तो एस्टिमेट ही तो करेंगे 10 सालों के बाद कितने की बिकेगी। तो हम एक आइडिया लगा दिया हमने कि भाई 10 साल के बाद 10,000 की बिक जाएगी, तो ये एस्टिमेशन है ना। तो इसका हमने क्या कहा भाई 90 डिवाइड बाय 10, तो हमने क्या दिया जी 9,000 डिप्रिसिएशन जो निकल कर आया वो पर ईयर पर एनम 9,000 डिप्रिसिएशन निकल कर आ गया। तो ये जो स्क्रैप वैल्यू है सर ये भी एस्टिमेटेड है कि 10 साल के बाद हमें उम्मीद है इतने की बिकी, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स सर हो सकता है ये 10 ही रह जाए, 20 हो जाए, 5 रह जाए, 0 रह जाए, वो तब देखेंगे उस टाइम। अब ये सारी रिलेशनशिप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है सर कि भाई केसेस लिख दिए मैंने कि भैया ये एसेट्स है, ये लाइफ है और ये एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू है। तो आप हर एक केस में जो डेप्रिसिएशन है वो कंपेयर कर सकते हो सर कि भाई लगना वही है कॉस्ट माइनस स्क्रैप और एस्टिमेटेड लाइफ। तो आप इसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हो सर कि 1 लाख है, लाइफ 10 ईयर से 20,000 है, तो सर क्या निकल कर आ रहा है 1 लाख है, लाइफ 5 ईयर से 10। तो आप देखो मैंने 5 यहाँ पे लाइफ क्या कर आधी कर दी, डेप्रिसिएशन डबल हो जाएगा सर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन सिखाना चाह रहा हूँ कि एसेट्स बढ़ रही है लाइफ उतनी है, तो इस तरह से कंपैरिजन करके आपको इस एक्टिविटी के बाद ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से जो आपकी एसेट्स है कैसे वो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट कर रही है, लाइफ कैसे अफेक्ट कर रही है, और एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू है वो किस प्रकार से इसे इंपैक्ट कर रही है। तो ये जरूर आप अटेंड करिए सर। अब एडवांटेजेस क्या है सर, हमारे मेरिट्स क्या है सर एसएलएम के, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है सर कैलकुलेट करना समझना। तो हमने कहा सिंपल मेथड भैया, बहुत सिंपल मेथड, इजी टू अंडरस्टैंड, मैंने समझाया यूं समझ में आ गया आपको। प्रोवाइड रिप्लेसमेंट फंड, रिप्लेसमेंट फंड क्रिएट हो रहा है सर क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। अब क्वेश्चन आता है सर कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ डिमेरिट्स, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं क्या। सर उसने कहा इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम लग रहा है सर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जनरली कितनी बार ऐसा होता है कि जो नई चीज आप लेते हो तो शुरू में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा रहता है कई बार। आज बिजनेस के लिए आप मोटर व्हीकल ले आइए सर, अब जैसे ही आप शोरूम से बाहर लेकर आओगे एकदम से बड़े जबरदस्त उसके रेट डाउन होंगे सर, लेकिन बाद में इतने ह्यूज अमाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा। इसमें उल्टा भी हो सकता है, लेकिन इसमें सर वो बात नहीं है, इसमें तो इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं आप। इग्नोरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर आप देखिए जो आपने फंड बिजनेस से इन्वेस्टमेंट करा उस मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, फिक्सचर पे, तो आप उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। उसका सर वो फंड जो आपने लगाया वो आपने बोरो करके लगाया, तो सर उस पर इंटरेस्ट कौन ध्यान देगा। अगर मालिक ने अपने पैसे से लगाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कौन ध्यान देगा। तो सर डेप्रिसिएशन में हम इसे कंसिडर यहाँ पे इस मेथड में नहीं कर रहे होते। अनरियलिस्टिक अप्रोच, सर रियल लाइफ में देखोगे तो कोई ही बता देगा सर ये तो अनरियलिस्टिक अप्रोच है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब बहुत रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, सर हमने कहा 10 साल की लाइफ है, 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू क्या होगी सर, ये कंप्लीटली एस्टिमेशन ना, तो एस्टिमेशन तो सर कभी भी गलत हो सकता है। और सुनो हम कह रहे हैं लाइफ 10 ईयर्स एस्टिमेट कर रहे हैं, तो मशीन भी 10 साल ही चल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है, वो भी गलत हो सकती है। कि हम सोच रहे हैं लाइफ 10 साल चलेगी तो गलत, 15 साल चल गई। हम 10 साल की लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मतलब 7 साल के बाद ही दम तोड़ दी मशीन की। तो यानी सारी चीज एस्टिमेशन है, तो जो ये ड्रॉबैक है। बात में आ रही है। तो ये हमने क्या पढ़ा सर, स्टेटमेंट में पढ़ा। बात में आ रही। अब रिटर्न ऑन वैल्यू करा चुका हूं और थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं सर कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो वैल्यू है जो रिड्यूस वैल्यू होगी अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एवरी ईयर है। डेप्रिसिएशन पर ईयर जो होगा जनरली ईयर टू ईयर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने का जो इसमें कांसेप्ट है सर, फॉर्मूला कह सकते हो आप 1 माइनस
ठीक है जी। यहाँ पे 1/n रूट बन रहा है s अपॉन में c, s क्या है स्क्रैप वैल्यू, c क्या है कॉस्ट, और n हो गया यहाँ पे उसकी यूजफुल लाइफ। अब सर क्योंकि आपको कैलकुलेटर भी मान लीजिए अलाउ नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई तो आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से आएगी कि जिसके अंदर आप एक कैलकुलेशन आराम से कर सको। ठीक हो गया? चलिए जी, अब देखिए सर आपके सामने क्वेश्चन, महेश ने परचेज करा है सर मशीनरी 1 अप्रैल 2016 को। सर उसने कहा मशीनरी खरीदी 10,000 की, लेकिन उस 10,000 में सर उसने कहा यहाँ पे कि जो जीएसटी है 2000 का वो इंक्लूडेड है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ का 3 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1000 है। जबकि चार्ज पर एनम बताइए सर कितना होगा अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है। ये बात क्लियर हो गई सर? आप जरा ध्यान दीजिए सर, सारे गेम ध्यान किए सर। अब आप ये सोचिए जिसकी हम बात कर रहे हैं ये महेश लिमिटेड है, अगर इसे जीएसटी पे कर दिया तो सर जो जीएसटी इनपुट पे कर रहा है तो ये सेट ऑफ लेगा, जो उसके जीएसटी आएगा, जो गुड सोल्ड आउट करेगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू मानी जाएगी वो कॉस्ट 8,000 मानी जाएगी बजाय 10,000 के। बताइए बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो अगर हम उसके बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो हमने कहा सर 1 स्क्रैप वैल्यू सर कितने की बेचने को कह रहा है? 1000 की। अब कॉस्ट मानी जाएगी 8,000, लाइफ कितना कह रहा है सर? 3 years, 1/3। ठीक हो गया? अब इसे सोल्व करना है। 1 माइनस 1/8 इसकी पावर 2/3, 1 माइनस इसको आप 2 की पावर 3 और 1/3 लिख सकते हो सर। ठीक कह रहा हूं? 3 से 3 कैंसल, क्या बचा? 1 माइनस हाफ, हाफ, हाफ का मतलब कितना हो गया? 0.5, 0.5 मीन्स 50% डिप्रिसिएशन। कितना डिप्रिसिएशन? 50% डिप्रिसिएशन। तो मैं अब आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि ये किस तरीके से जो हमने निकाला जवाब ठीक है। शुरू करो सर। देखिए सर कॉस्ट कितने की है सर? 8,000 लेस डेप्रिसिएशन 50%, कितना हो गया सर? 4,000। अगले साल वैल्यू क्या बची? 4,000। अब लेस डेप्रिसिएशन 50%, 50% किसका? इसका। कितना आ गया सर? 2,000। कहाँ है सर? ठीक है जी। अब अगले साल इसका डेप्रिसिएशन, अब इसका 50% 1,000, क्या बचा? आगे से स्क्रैप वैल्यू 1,000। आगे 3 साल के बाद तो इसका मतलब इसकी लाइफ कितनी है? 3 साल। 3 साल के बाद एक किसके बराबर आ गई? स्क्रैप वैल्यू के बराबर आ गई। बताइए सर, समझ आ रही बात? तो अब ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस पे भी क्वेश्चन ये बिल्कुल आ सकता है। अब इसमें क्या कहा? 50,000, उसने कहा परचेज द मशीनरी ऑफ ₹50,000 इंपोजिंग 2,000 फॉर जीएसटी। ठीक है जी। तो 50,000 तो उसकी कॉस्ट है, जीएसटी बाद में है सर, अब जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो 1 माइनस कॉस्ट सर 50,000, सर स्क्रैप वैल्यू 16,384, लाइफ का सर 5 यानी कि 1/5। अब आपको देखना से इसको सोल्व करके हमें इसको क्या लाना है? 5 पे लाना है। बात समझ आ रही है सर? तो जब आपने इसको एलिमिनेट करा, ये आ गया सर 1024/3125, मीन्स इट्स 4 की रेज़ टू पावर और 5 रेज़ टू पावर 5, यानी सोल्व करा तो 1 माइनस 4/5 मीन्स 1/5 मीन्स 0.2 मीन्स 20%। आज में तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को वेरीफाई करा था इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, आप इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।